डॉक्टर राय, सावरकर को लेकर के जैसा अभी ओम सर ने कहा कि भाई राहुल ने तो खुले तौर पे चुनौती दे दी, भाई मानहानि का मुकदमा उन्हीं के ऊपर दर्ज है और जिस व्यक्ति पे मानहानि का मुकदमा दर्ज हो वही चुनौती दे रहा है, और फिर मुकदमा दर्ज कराने वाला व्यक्ति जो है वो ये कहे कि नहीं नहीं ये तो मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है, डिले की कोशिश हो रही है। ये डर क्यों, इस डर की क्या वजह देखते हैं आप? रामप्रकाश जी, दरअसल जो पूरी आरएसएस की जमात है, देशद्रोह की जमात, आजादी की लड़ाई में पीठ में छुरा मारने वाली जमात, गद्दारी करने वाली जमात, मुखबरी करने वाली जमात, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही देने वाली जमात, देशभक्तों को जेल भिजवाने वाली जमात, उनके पास अपना कोई हीरो और कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो पहले तो डिस्क्रेडिट करते रहे 1947 से लगातार, महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू को, सब लोगों को, और ये देखते रहे कि इन लोगों के बीच में कोई विवाद मिल जाए। उनको लगा शायद जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के विवाद से काम चल जाएगा, तो सरदार पटेल का नाम लेना शुरू किया और तरह तरह के आरोप लगाए। सरदार पटेल की एक मूर्ति भी बना दी, लेकिन सरदार पटेल के नाम पर जो स्थापित एक स्टेडियम था उसका नाम मोदी के नाम पर कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्द है कि सरदार पटेल ने सारे संघियों को जेल भेजा था और आरएसएस पर बैन लगाया था। ये तो जवाहरलाल नेहरू जी दिल के बड़े थे, वरना बैन नहीं उठा होता। बैन नहीं उठा होता तो आरएसएस आज कहीं होती ही नहीं कहीं। इसके बाद उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू और गांधी के बीच में विवाद ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं तो शुक्रगुजार हूं संघियों का इस मामले में। अच्छा हुआ इनकी 10 साल सरकार आ गई, 11वीं साल चल रही है। इन लोगों ने जितने सवाल उठाए, इसके पहले किसी ने उनके बारे में ना जानने की कोशिश की थी, ना पढ़ा था, लेकिन इनके सवाल उठाने के बाद हर आदमी ने ढूंढना शुरू किया कि इसकी सच्चाई क्या है। तो वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, या जो भी तरीके हैं, सबसे ढूंढा लोगों ने। और साथ में ही हमारे आप जैसे तमाम लोगों ने, या बहुत सारे हमारे जानने वाले विद्वानों ने इतिहास को खंगाल खंगाल करके सच सामने लाना शुरू किया। इस बहाने कम से कम लोगों की नॉलेज दूसरी तरह की फिर से बढ़ी, फिर से लोगों ने जाना कि असल सच्चाइयां क्या रही हैं। तो ये जो लोग हैं, इनका ये तरीका, जहां तक सावरकर का सवाल है, अभी ठीक कहा सनी साहब ने कि वो सावरकर जो शुरुआत में जो अंडमान जेल गया, उसके ऊपर हम कोई सवाल नहीं उठा सकते। तब तक सावरकर एक देशभक्त है, हम इससे मना नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद माफी वीर सावरकर, हम उसको महान भी नहीं बना सकते, उसको वीर तो नहीं कह सकते, क्योंकि माफी मांगना ठीक है, चलो आपने माफी मांग लिया, आप कायर थे, डरपोक थे, आप डर गए, आपके साथ के तमाम स्वतंत्रता सेनानी वहीं पर अंडमान की जेल में ही रह गए, और सरदार भगत सिंह को कहा गया कि आप माफी मांग लो, फांसी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा फांसी मंजूर है, माफी मंजूर नहीं है, क्योंकि मेरी शहादत में मेरा जो खून का कतरा कतरा होगा वो हिंदुस्तान की जंग में एक नया रंग भरेगा। तो सरदार भगत सिंह 23 साल की उम्र में उन्होंने माफी के लिए अपील नहीं किया, लोगों के कहने के बावजूद भी। ये सावरकर जी माफी मांगते हैं, 60 रुपए पेंशन भी पाते हैं, लेकिन कुछ इससे बड़े गुनाह भी इन्होंने किए। जब सुभाष चंद्र बोस की सेना नॉर्थ ईस्ट में घुस गई थी, उस वक्त सावरकर का एक भाषण है जिसमें वो कहते हैं कि लोगों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती होना चाहिए, सुभाष की सेना में भर्ती नहीं होना चाहिए, और सुभाष से लड़ने के लिए भर्ती होना चाहिए। ये जब कहते हैं कि 1942 के आंदोलन में उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इन लोगों की ये लाइन आती है तो देशद्रोह की लाइन होती है। इस तरह के सावरकर के तमाम जो काम है, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में ये जो इन्होंने जो सरकार बनाई, सिंध में जो सरकार बनाई, और उस सरकार ने पहली बार 2 राष्ट्र की थ्योरी को उसी में पेश हुआ। उसी इन्हीं की सरकार में, इनकी और मुस्लिम लीग की जो सरकार थी, उसी में पहली बार 2 राष्ट्र की एक थ्योरी वहां पर पेश की गई, उसको स्वीकार किया गया उस विधानसभा में। ये सारे जो मुद्दे हैं, ये देशद्रोह के मुद्दे हैं। ये अच्छा है, राहुल गांधी ने ठीक चुनौती दे दी है, कम से कम इसके बहाने चर्चा हो, ये मामले अदालत में आए। और वही क्या, मैं तो ये चाहता हूं कि एक बार गोडसे का मामला भी अदालत में आ जाए कि मैंने गांधी को क्यों मारा, क्योंकि गोडसे के बारे में अगर कोई किताबें कहीं बिकती तो आपको कहीं सार्वजनिक स्थान पर बिकती नहीं मिलती, वो किसी किताब की दुकान पर नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आरएसएस के दफ्तर में मिलती है। आरएसएस के दफ्तर से अब इनकी सरकार आ गई तो दुकानों पर भी दिखने लगी है, लेकिन उसके पहले वो छुपी हुई किताब थी, वो सिर्फ आरएसएस के दफ्तर में मिला करती थी, आपको वहीं से मिलती थी। तो इन लोगों का पोल खुल जानी चाहिए कि ये असल में कितने देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं, और इनकी पोल हर तरह खुलने की जरूरी है कि इस पर बाकायदा लोग अदालतों में केस करें और उन अदालतों में बहस चले। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो अपनी बहस खुद किया करते थे। मैं अपील करूंगा राहुल गांधी जी से कि वो खुद भी, चाहे भले उनके तरफ से वकील हो, लेकिन वो खुद भी बहस में शामिल हो, जिससे कि बहस एक राजनीतिक और धारदार बहस शामिल हो सके।
वकील की बहस वकालत जैसी होगी, लेकिन नेता की बहस कहीं ना कहीं राजनीतिक भी होगी। तो मेरी तो अपील यह होगी। इसलिए जहां तक सावरकर का सवाल है, मैंने उनके दोनों पक्ष बता दिए। पहले पक्ष को हम आदर से देखते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष को हम घृणा से देखते हैं। जी राम प्रकाश जी। सीपी राय सर, एक चीज है जो अब जो लोग गोडसे का आपने जिक्र किया था, भाई जो गोडसे के ऊपर जो लोग गर्व कर रहे हैं उनको तो भारतीय जनता पार्टी प्रमोट कर रही है, डीन बना दे रही है। तो ऐसे में क्या वो सावरकर साहब का सच सामने आने देना चाहेगी? राहुल गांधी ने चुनौती भले ही दे दी हो, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से सिस्टम पर उनका कब्जा है, ऐसे में क्या वो सामने आने देना चाहेंगे सावरकर का सच? दो तीन बातें हैं। आपको ध्यान होगा कि सुभाष चंद्र बोस की फाइलों का बहुत जिक्र करती थी भारतीय जनता पार्टी, जब तक इनकी सरकार नहीं आई थी, और ये कहती थी जब भी सरकार आएगी उन फाइलों को ओपन कर देंगे। वो फाइलें ओपन भी हुई, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं हुई। उन्होंने ओपन किया अपने लिए, और जब उन्होंने देखा है तो बड़ा खतरनाक है, उनके खिलाफ बहुत कुछ है उसमें, वो फाइलों को चुप्पी साध के उसको फिर पब्लिक डोमेन में लेके नहीं आए। वो इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि एक सीरियल चला था दूरदर्शन पर, भारत एक खोज, और उसमें जवाहरलाल नेहरू जी का जो किताब है उसका पूरा वर्णन था। उसके द्वारा इतिहास को काफी कुछ समझाया गया था, जिसमें कोई पार्शलिटी नहीं थी कि कोई एक पक्ष रखा गया हो। मैं तो ये चाहता हूं कि सारी जगह एक सीरियल चलने चाहिए आजादी की लड़ाई को लेकर के, लोगों की भूमिकाओं को लेकर के। और आपसे एक अपील करना चाहता हूं मैं कि सावरकर की किताब पढ़ करके और गोलवलकर की किताब पढ़ करके, बंच ऑफ थॉट्स, उसके जो मेन मुद्दे हैं उस पर आप लोग कोई कार्यक्रम करिए। ठीक है, पब्लिक एशिया एक अलग तरह से डिबेट करने की लिए पहचानी जाती है, तो गोलवलकर की किताब बढ़ तो नहीं पा रही है, लेकिन उसके जो मुद्दे हैं जो बहुत खतरनाक है, वो सब पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। और सावरकर के भी मुद्दे पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। पब्लिक डोमेन में तो वो भी आना चाहिए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वाइस चांसलर की हैसियत से छात्रों को कैसे सजा दी थी जो आजादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैसे बयान दिया था 1942 में कि इस भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे कुचला जा सकता है, हमको अगर वो दी आज हम कुचल के दिखा देंगे। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में अगर आएंगी तो मुझे लगता है कि देश जो एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है आज, और जिस तरह बेइज्जत हो रहा है, ट्रंप ने जैसे बेइज्जत किया है भारत के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहा हूं, जिस तरह बेइज्जत किया है। और उनके वहां से लौटने के बाद भी बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़ जकड़ के भारत के लोगों को लाया जा रहा है। इंडोनेशिया जैसे छोटे से देश ने इसको इनकार कर दिया, उनका जहाज उतरने देने से इनकार कर दिया, और अपना जहाज भेज करके लोगों को बुलाया। मैक्सिको ने ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया। मैक्सिको ने यह कह दिया कि ठीक है, आप हमारे ऊपर जो पाबंदी लगाना चाहो लगाओ, लेकिन दीवार के इस तरफ 7 करोड़ लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे और चाइना के खरीदने लगेंगे, और उसको मुंह पर तमाचा मारा। फ्रांस के राष्ट्रपति अभी ट्रंप के साथ कल परसों एक बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्रंप ने जो ही कोई गलत बात कही, फ्रांस के राष्ट्रपति ने वही उनको टोक दिया और वही रोक दिया और कहा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, और उसको करेक्ट कर दिया। फिर ये भारत के प्रधानमंत्री को क्यों साफ सूंघ गया? इनकी क्या कमजोरी है जो ट्रंप के हाथों में छुपी हुई है, या ट्रंप के अमेरिका के पास इनकी कौन सी कमजोरी ऐसी है जिसके कारण ये डर और दब रहे हैं और भारत को अपमानित कर रहे हैं? भारत एक महान देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। ये महात्मा गांधी का देश है, जवाहरलाल नेहरू का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, सरदार पटेल का देश है, ये अब्दुल कलाम आजाद का देश है। उस देश को डरने की क्या जरूरत है 144 करोड़ के देश को, लेकिन उसको अपमानित कर रहे हैं। मैं जानबूझ के आपके विषय से इतर भी कुछ बातें जानबूझ के कह दिया, क्योंकि आपके दर्शकों के लिए कुछ बातें जाना जरूरी था जो आज चर्चा में है। तो इस पर मैं राम प्रकाश जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया बंच ऑफ थॉट और उनकी दूसरी जो किताब है दोनों, और सावरकर के मुद्दे, जैसे अभी मेरे साथी ने कहा कि उन्होंने कहा गाय के बारे में मजाक उड़ाया कि गाय एक पशु है, वो पूजनीय नहीं है, इस तरह की कई बातें सावरकर ने कही है। तो इन बातों को अगर आप लोग अपने टीवी के माध्यम से लाएंगे, हो सकता है कि आपका सुन करके बाकी टीवी चैनल्स भी, मेन मीडिया जो सुपारी मीडिया जिसको मैं कहता हूं वो तो नहीं लाएगा, लेकिन यूट्यूब चैनल तमाम शायद हो सकता है लाने लगे, तो इस देश का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। ये देश जो खतरनाक दौर में गुजर रहा है, जिसका रुपया 100 रुपए से ऊपर चला गया, आप लोगों के साथियों सबको पता होगा कि असल में रुपया 86-87 नहीं है, असल में अगर आप डॉलर खरीदने जाएंगे तो 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और हमारा रिजर्व जो पैसा होता है, और रिजर्व डॉलर्स होते हैं रिजर्व बैंक के पास, वो बेच करके उसको बचाने की, उसकी साख बचाने की कोशिश की जा रही है, और देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया जा रहा है। जिस तरह से फॉरेन का तमाम रिजर्व लोग वापस ले जा रहे हैं,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोग रोज वापस ले जा रहे हैं, जिस तरह से पूरा अर्थशास्त्र धराशायी हुआ है, इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। उस जर्मनी के हालात में देश को ले गए जहां पर लोग थैले में रुपया लेके जाते थे, मुट्ठी में सामान लेके आते थे। तो इससे बचाने का यही तरीका है कि इन लोगों के मूल जो इनका है उस पर चोट किया जाए, इनका असली सच असली आईना समाज को दिखाया जाए, जिससे समाज आगे के लिए बच सके, आने वाली पीढ़ियों को बता के जा सके कि इनसे सावधान रहना, इन संगियों से बच के रहना, इसके लिए बड़ा जरूरी है। आपने आज बहुत अच्छी बहस छेड़ी रामप्रकाश जी, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, पब्लिक इंडिया बधाई का पात्र है। और सावरकर अपने आप में खुद में अपने आप में एक गाली है। वो सावरकर जो माफी मांगते हैं 2500 बार, जो 60 रुपए पेंशन लेते हैं, जो कहते हैं माई बाप मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, हर तरह से आपकी सेवा करूंगा, जो कहते हैं कि आजादी की कोई जरूरत नहीं, अंग्रेजों का राज सबसे अच्छा है, जो कहते हैं कि अगर आजादी आ जाए तो नेपाल के राजा को भारत का राजा हो जाना चाहिए और भारत नेपाल के अंडर में जाकर के वो एक नई तरह की व्यवस्था स्थापित हो जाए और राजशाही के द्वारा चलना चाहिए। उस सावरकर के बारे में देश को जानना चाहिए, और उस सावरकर को पूजने वाली आरएसएस और बीजेपी, उसके बहाने उनके बारे में भी देश को जानना चाहिए। जी रामप्रकाश जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश सर, एक और थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है, हालांकि मुद्दा अलग है लेकिन पॉलिटिकल सवाल है ये महाराष्ट्र के रेफरेंस में। शिवसेना वहां पर इंडिया अलायंस का पार्ट है, महाविकास आघाड़ी का पार्ट है, और शिवसेना भी सावरकर को उसी तरीके से पूछती है जैसे संघ और भाजपा। राहुल गांधी की ये चुनौती शिवसेना को क्या रास आएगी? उससे रिश्तों पे असर नहीं पड़ेगा? एक मिनट रामप्रकाश जी, एक मिनट रामप्रकाश जी, बीच में प्रकाश जी बोले उसके पहले। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आश्चर्य की बात यह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सारे तथ्य अदालत में पेश किए जाए, सावरकर ने जो जो लिखा और कहा है वो पेश किए जाए, और सावरकर का जो परिवार है वो अब विरोध कर रहा है कि नहीं, उनकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने डिफेमेशन का केस किया है, हमारे केस पर, सिर्फ डिफेमेशन के केस पर राहुल गांधी को फांसी लगा दो। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि सारे तथ्य, उनकी किताबें, उनके डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएं, उनको न लाया जाए अदालत में। इसकी मांग अब उनका परिवार कर रहा है। जी रामप्रकाश जी।